बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि क्लास से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर की कॉल होती है। अब कंस्ट्रक्टर लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन ये है कि जो प्रोग्रामर है वो खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दे। सेकंड वे ये है कि C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर हमारे लिए लिख देता है अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ। अब जो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये वन आर मोर कंस्ट्रक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स का हमें बेनिफिट ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्टेट जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है। मेन हम प्री डिफाइंड स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो अनडिफाइंड नहीं होती कि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हमारे पास नहीं है, बल्कि जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनकी इनिशियल वैल्यू हम जिस वैल्यू से सेट करते हैं वही वैल्यू उसको असाइन हो जाती है। अब कंस्ट्रक्टर जब हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर का कोई ना कोई नेम होगा, क्योंकि ये हमारे पास एज ए मेंबर फंक्शन कंसीडर होता है। तो कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो क्लास का नेम होगा। फॉर एग्जांपल क्लास नेम इज अ स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो भी स्टूडेंट होगा। इसी तरह हमारे पास हमने डिफाइन की है क्लास ग्रेड बुक, तो ग्रेड बुक क्लास के अंदर जो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे उसका नेम भी ग्रेड बुक होगा। अब सेम नेम होगा जो क्लास का नेम है। अब इससे हमें ये फ़र्क पता चलता है कि ये डिस्टिंग्विश करता है कि बाकी जितने डाटा मेंबर्स हैं और जो कंस्ट्रक्टर है इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो हमें नेम से फ़र्क पता चलता है कि ये इसको एज ए हमने नॉर्मल मेंबर फंक्शन कंसीडर करना है या एज ए कंस्ट्रक्टर कंसीडर करना है। अगर तो उसका सेम नेम होगा जो क्लास का होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को जब हम राइट करते हैं तो फंक्शन की तरह रिटर्न होता है, लेकिन इससे पहले हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते। तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन दो हम इसके अंदर वाइड भी नहीं लिखते हैं कि वाइड हम ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उससे पहले हम वाइड लिख देते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम वाइड नहीं लिखते बल्कि हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टर होते हैं इसको एज ए पब्लिक जो हम डिक्लेयर करते हैं। जनरली मोस्टली जो कन्वेंशन ये है कि कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक रखा जाता है। तो यहाँ तक जो हमें बात समझ आई है कि कंस्ट्रक्टर जो हैं वो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, देन कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। कंस्ट्रक्टर से पहले हम लिखने से पहले हम कोई रिटर्न टाइप इसकी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं एज ए पब्लिक। फिर हम देखते हैं कि C++ जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है, उसका हम स्टूडेंट S1 जब क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज कर देता है। अगर तो हमने खुद से कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो हमें प्री डिफाइंड जो स्टेट हमने कही है उसके अंदर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर हमने नहीं लिखा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर खुद से लिख लेता है, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टर की जो कॉल कब अकर होनी है, नॉर्मल जो मेंबर फंक्शन है जब हम चाहें ऑब्जेक्ट के ऊपर इनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ये वंस कॉल होना है और जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाना है उस टाइम पे इसको कॉल करना है। अब जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करते, बल्कि जो ही हम इसको कॉल करते हैं मीन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। इसी तरह अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट नहीं लिखा तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर खुद से लिख लेता है, उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते कि पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। तो इसके अंदर हमें ये बात समझ आई कि जो ही ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होना है ये डिपेंड करता है। अगर तो प्रोग्रामर ने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो जो प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। अगर प्रोग्रामर ने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो C++ का कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं विद इन अ क्लास और इसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के साथ एक कीवर्ड लिख दिया गया यहाँ पे, दैट कीवर्ड इज अ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट इसलिए लिख दिया गया कि जब हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं या एक टाइप को दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टाइप कास्टिंग होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी कास्टिंग है जिसके अंदर हमें टाइप कास्टिंग बतानी पड़ती है कि किस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर हम सेकंड वाले के अंदर उसको कास्ट कर रहे हैं। तो ये टाइप कास्टिंग हम किसी एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इन डिटेल कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। फिर आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रेड बुक जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम है और सेम नेम है जो क्लास का नेम है।
तो क्लास का नेम ग्रेड बुक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर का नेम है दैट इज अ ग्रेड बुक। फिर इसको एक पैरामीटर पास किया गया है, उसके अंदर जो आइडेंटिफायर है दैट इज अ नेम और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अब हमने इसकी बॉडी के अंदर ये करना है कि जो ग्रेड बुक क्लास है उसका डाटा मेंबर कोर्स नेम है उसको नेम असाइन करना है। अब नेम जो स्ट्रिंग है वो असाइन कर देनी है टू द कोर्स नेम। अब कोर्स नेम हमारे पास एक डाटा मेंबर है, इसको हमने नेम की वैल्यू उठा के असाइन कर देनी है। अब इसके जो दो तरीके हैं, एक ये है कि हम जो इसकी बॉडी है इसके अंदर असाइनमेंट कर दें कि हम लिखें कोर्स नेम फिर इक्वल टू लिखें और फिर हम जो पैरामीटर पास किए इक्वल टू करके इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। अब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर हम ये करते हैं कि जो ही हमारे पास पैरामीटर्स एंड हो जाते हैं, कि पैरामीटर्स की हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस आ जाती है, उसके बाद हम कॉलन का सिंबल यूज करते हैं, देन हम डाटा मेंबर लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर हम इस डाटा मेंबर को असाइन करना चाहते हैं वो पास कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो डाटा मेंबर है दैट इज अ कोर्स नेम और इसको असाइन करना है नेम। हमने लिख दिया कोर्स नेम, कॉलन के बाद कोर्स नेम लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर नेम लिख दिया। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो कोर्स नेम को नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब ये जो राइट करना है बिफोर द बॉडी ऑफ द फंक्शन, इसको कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट का नाम दिया जाता है। हमने मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू जो कोर्स नेम डाटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज कर लिया। अब इसका जो एक्चुअल यूज है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें जो बेस क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है। अब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को यूज करेंगे। इस केस के अंदर ये समझाना मकसद था कि ये जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं ये बॉडी के अंदर भी हो सकती है और मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू डिफाइन कर दिया गया कि जो नेम है इसको कोर्स नेम को कैसे असाइन करना है। अब नेक्स्ट जो तीन मेथड है ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि सेट कोर्स नेम है, गेट कोर्स नेम है और इसी तरह डिस्प्ले मैसेज है। सेट कोर्स नेम के अंदर हम कोर्स नेम को नई वैल्यू असाइन करते हैं, गेट के अंदर उसकी वैल्यू को हम रीड करते हैं, डिस्प्ले मैसेज के अंदर यूजर को एक मैसेज देते हैं जिसके अंदर कोर्स नेम डिस्प्ले होता है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। हमने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है उसको यूज कैसे करना है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया था ये एक पैरामीटर ले रहा है और वो पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है। अब जो ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास का नेम लिखते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इज अ ग्रेड बुक 1। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि हमारे पास डाटा मेंबर इसका उसको असाइन हो जानी है कि कोर्स नेम को ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं दैट इज अ CS101 इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग। इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद आइडेंटिफायर ग्रेड बुक 2, उसको जो वैल्यू पास की जा रही है दैट इज अ CS102 डाटा स्ट्रक्चर इन C++। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं जिनके अंदर कोर्स नेम की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब मेन के अंदर दोनों की वैल्यूज को हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या जो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइनमेंट की है वो असाइनमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया, बल्कि हमने सिंपली क्लास नेम लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है, देन हमने पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर दी है। अब इसको जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया था वो एग्जैक्टली इससे मैच करता है कि यहाँ पे हम इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं और वहां पे भी जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था इसके अंदर भी हम इसको एक वैल्यूज पास कर रहे थे। अब इसकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली होगी। अब इस केस के अंदर चूंकि प्रोग्रामर ने खुद से डिफाइन किया है तो हमारे पास जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है वो जनरेट नहीं होगा, बल्कि जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है वो हमने राइट कर दिया और उसी को कॉल होगा। अब यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आ रहा है कि ग्रेड बुक 1 डॉट गेट कोर्स नेम और इसी तरह ग्रेड 2 डॉट गेट कोर्स नेम। आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर नजर आ रहा होगा कि दोनों के जो डिफरेंट नेम्स हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन किए थे वही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर को हम क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर हम पैरामीटर्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो इसके अंदर 1 और मोर जो पैरामीटर्स हैं वो हम पास कर सकते हैं। इस केस के अंदर हमने इसको एक ही पैरामीटर पास किया था दैट इज अ नेम। स्ट्रिंग
डाटा टाइप के हमने आइडेंटिफायर विद द आइडेंटिफायर नेम इसको पास किया था। ये जो डाटा मेंबर था कोर्स नेम उसको इनिशियलाइज कर देता है विद द वैल्यू ऑफ अ नेम। जो हम वैल्यू उसको पास करते हैं, जो ही कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं तो हम उसको वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू असाइन हो जाती है डाटा मेंबर को। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके दौरान हमने जो वैल्यू हम पास करते हैं, हम सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, जो वैल्यू असाइन कर देते हैं वो वैल्यू डाटा मेंबर को असाइन हो जाती है। अब ये जो हमने काम किया था ये हमने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू किया था। हमने मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज करते हुए कोर्स नेम को इनिशियलाइज किया था। अब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर अगर हमने ये काम करना है तो हमने जो पैरामीटर्स की क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसके बाद कॉलन सिंबल को यूज करना है, उसके बाद डाटा मेंबर लिखना है, देन ब्रेसेस के अंदर हमने जो पैरामीटर्स को असाइन करना चाहते हैं वो पास कर देना है। तो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू हमने अपना जो डाटा मेंबर है इसको इनिशियलाइज कर लिया है। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो हमारे पास यही है कि सबसे पहले हम उसका जो डाटा मेंबर है उसका वो लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर है, ये नेम पैरामीटर था, ये हम इसको यहाँ से पास कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि क्लास के अंदर एक से ज़्यादा डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, देन सेकंड डाटा मेंबर लिखेंगे और उसको जो भी वैल्यू हमारी पास हो रही है वो हम उसको असाइन कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज करना चाहें तो उसके लिए हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट है ये बॉडी से पहले एग्जीक्यूट होती है, कि ये हमारे पास जो बॉडी है इससे पहले एग्जीक्यूट होती है। जो ही हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे इसका हमारे पास एक्चुअली यूज़ किया है कि मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका हमें बेनिफिट क्या होता है। अब हमने जो अपने प्रोग्राम के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ ग्रेड बुक 1 और सेकंड ऑब्जेक्ट ग्रेड बुक 2 है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डाटा मेंबर कोर्स नेम को वैल्यू साइन हो रही थी CS101 इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग, और जो सेकंड ग्रेड 2 है इसको साइन हो रही है वैल्यू CS102 डाटा स्ट्रक्चर्स इन C++ हमारे पास है। तो दो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, उसके अंदर वैल्यूज को हमने साइन कर लिया। अब हमारे पास है कि कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं अगर ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कोई वैल्यू नहीं लेता उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो तरीकों से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर लिख लेता है, इम्प्लिसिटली खुद लिखता है, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चूंकि कोई वैल्यू नहीं लेता इसलिए हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं इसके अंदर अगर तो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लिए जाते हैं। अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है या कोई पॉइंटर है तो उनकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है, मीन गार्बेज वैल्यू हमारे पास होती है। अगर हमने खुद से डिफाइन कर दिया जिसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, मीन प्रोग्रामर खुद से राइट कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उस केस के अंदर फिर जो प्रोग्रामर है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू या जिस वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहता है वो वाली वैल्यू स्पेसिफाई कर देगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिख लिया जिसके अंदर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो कंपाइलर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेगा। मीन अगर हमने वन और मोर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए तो जो C++ का कंपाइलर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करेगा। उस केस के अंदर प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो उसको राइट करे। अब इसकी जो UML डायग्राम है, पहले UML डायग्राम के अंदर हमारे पास था कि टॉप कंटेनर के अंदर क्लास का नेम था, सेकंड पे हम उसके अंदर डाटा मेंबर थे और थर्ड वन के अंदर हमारे पास उसके मेंबर फंक्शन थे। अब कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए स्पेशल हमारे पास जो है वो यूज़ होता है सिंबल्स। हम कहते हैं कि एंगल ब्रेसेस जो हैं वो लेस देन वाली हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग जो एंगल ब्रेसेस हैं वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर वही नेम होगा जो क्लास का नेम है। तो इसको हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ये जो कोर्स नेम है इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, फिर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर चूंकि पब्लिक है, पब्लिक के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ऐसे डाटा मेंबर जो प्राइवेट होते हैं उसके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। अब ये मेंबर फंक्शन जो कि है, एक हम इसको पैरामीटर पास कर रहे थे तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बाकी जो तीन फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसकी ये UML डायग्राम है। UML डायग्राम के अंदर हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द 3 ब्लॉक्स। फर्स्ट के अंदर हम लिखते हैं क्लास का नेम इन अ बोल्ड, सेकंड के अंदर डाटा मेंबर्स हैं और थर्ड के अंदर मेंबर फंक्शन लिखते हैं। अब कंस्ट्रक्ट बताने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर है तो हम ये एंगल ब्रेसेस के अंदर कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टर सेम नेम होगा जो क्लास का नेम होता है।